एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रजापति। मैं आप लोगों को साइंस के क्लास 8 से लेकर 12 के सारे चैप्टर लेने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मैंने क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर पेपर 1 का लिया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन सीखने वाले तो आप लोगों को ग्रेविटेशन से लगता होगा अगर ग्रेविटेशन ना होता तो कितना अच्छा होता, हमें फिजिक्स पढ़ना ही नहीं पड़ता। बट ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशन हमारे लाइफ में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा, देखा क्या जाएगा, लाइफ ही ना होता अगर ग्रेविटेशन ना होता। ग्रेविटेशन से खाली अर्थ ही नहीं, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम टिका हुआ है। ग्रेविटेशन अगर आप सरफेस पे खड़ा, आपके सरफेस पे 7th फ्लोर की कोई बिल्डिंग है और वहां से आपने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉप किया अगर छोड़ भी दिया वहां से, तो वो सीधा नीचे आने वाली, ऊपर नहीं जाती। इसका कारण क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी है। सपोज अब ऐसे अगर आपने कुछ सरफेस से बाहर ऊपर की तरफ फेंका तो वो नीचे ही आने वाला, उसका कारण क्या है? ग्रेविटी। तो फर्स्ट चैप्टर, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी कहां से आया, किसने ग्रेविटी में सबसे पहले हमें ग्रेविटी के बारे में किसने सबसे पहले बताया, ये पढ़ेंगे। एक छोटी स्टोरी भी हमें आप लोगों को बताऊंगा। फोर्स एंड मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, केपलर्स के लॉ पढ़ेंगे, जो केपलर्स ने 3 लॉ दिया, तीनों के तीनों हम यहाँ पे आज इसी लेक्चर में खत्म करेंगे। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हम अभी खत्म करेंगे। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन वर्ड से आप लोगों को शायद बहुत कुछ पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। छोटी सी स्टोरी है। जो सर आइजैक न्यूटन, इनको बच्चा बच्चा जानता है। सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन कौन थे? बहुत ही बड़े और बहुत ही विद्वान, बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। इन्होंने इन्होंने ऐसा कहा जाता है, स्टोरियों में बताया जाता है कि एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एक एप्पल गिरता है। आप लोग कहते हो कि अगर एप्पल काश इनके सर पे गिर जाता तो कुछ होता ही नहीं, बट एक एप्पल के गिरने से कितनी चोट लग सकती है अगर सर पे ही इनके गिरता। तो ग्रेविटेशन के आने से, ग्रेविटी के आने को कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि ये बहुत ही विद्वान थे। तो फिर क्या हुआ कि इनके पास जो एप्पल, या फिर इनके सर पे ही मान लो गिरा एप्पल, एप्पल गिरा, तो ये क्या करने लगे? एप्पल को उठा के सोचने लगे कि जो एप्पल ट्री से एप्पल गिरा है, ड्रॉप हुआ है, वो नीचे ही क्यों ड्रॉप हुआ, ये ऊपर क्यों नहीं जा सकता। तो इसके पीछे इन्होंने, इसका रीजन निकालने के लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया, स्टडी किया। फिर जाके इन्होंने एक वर्ड दिया हमें, ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटी। कोई भी वर्ड है खुद से तो आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। जैसे साइंस वर्ड है, ये साइंस वर्ड भी तो साइंटिस्टों ने ही दिया है, वैसे ही ग्रेविटी वर्ड को हमें दिया किसने? सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने दिया यहाँ से ग्रेविटी के बारे में बताया कि कोई भी चीज जो है अगर वो नीचे गिरती है या ऊपर फेंकने के बाद नीचे आती है तो उसका रीजन है ग्रेविटी। सर आइजैक न्यूटन ने बताया। नेक्स्ट है हमारा फोर्स एंड मोशन। क्या है? फोर्स एंड मोशन। तो आप सबको पता होगा फोर्स क्या होता है। तो सपोज देखिए, जैसे कि ये बॉल है और यहाँ पे एक सरफेस है, ये बॉल है, गेंद है, जो भी समझो आप, ये है यहाँ पे पड़ा हुआ। यहाँ पे तब तक पड़ा रहेगा जब तक इस पे कोई किक ना मारे, या फिर उसे साइंस लैंग्वेज में कहा जाए तो फोर्स ना अप्लाई करे, तब तक वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर इस पे आपने फोर्स लगाया, सपोज अगर मान लीजिए आपने हल्का सा भी फोर्स लगाया तो ये आगे जाएगा। तो ये क्या है? फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है। तो जहां पे फोर्स लगेगा वहां पे मोशन होगा। जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स हमारा स्पीड, फोर्स क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है। यहां पे देखिए हमने लिखा भी हुआ है, मेंशन है, वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्पीड को चेंज कर देगा, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर देगा। सपोज एक कार जो है बंद पड़ी हुई है, मान लीजिए सपोज बंद है, दिख तो नहीं रही है कि बंद है, बट आपको लेट करना है कि ये बंद पड़ी हुई है कार। इसी यहाँ पे महाराज साहब जी धक्का दे रहे हैं, धक्का देने से क्या होगा? ये आगे मूव करेगा। तो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। अगर डायरेक्शन भी चेंज करना है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है अगर यहाँ से ऐसे जा रही है तो आपने यहाँ से फोर्स लगाया तो उसका डायरेक्शन चेंज तो हो ही जाएगा, तो डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो फोर्स और मोशन आप लोगों को मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट हमारा है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लोगों को मैं बता दूं कुछ भी इसके बारे में बताने से पहले कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। ये इसमें एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज देखिए यहाँ पर एक सेंटर है और एक सर्कल है, सपोज सर्कल है, हाँ, और इस सर्कल के
सॉरी, सपोज सर्कल है और सर्कल के ये सर्कल के ये सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब मोशन कर रहा है सर्कल में, तो उसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मोशन करने को सर्कुलर मोशन ही कहते हैं। सर्कुलर मोशन, ये समझ में आया सर्कुलर मोशन क्या होता है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद कुछ भी बताने पहले पहले बता दो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा जाए तो जैसे कि देखिए सेम ही है, सेंटर है अपना, सर्कल है, और इस सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, इस तरफ सर्कल में मोशन कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है, लेकिन जो मोशन कर रही है, जो इसका स्पीड है सेम है, कांस्टेंट है। जिस स्पीड पे यहाँ से मोशन कर रही है उसी स्पीड पे यहाँ से यहाँ मोशन कर रही है, यहाँ से यहाँ, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेम स्पीड से मोशन करने को इस सर्कल में सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस जो बुक में हमारे दिया है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्ट toward the center of the circle. This is called a centripetal force. तो देखिए यहाँ पे ये बुक का ही हमारे एग्जाम्पल है। तो सपोज देखिए मैडम जी है यहाँ पर, जो इन्होंने अपने हाथ में एक रोप लिया है और रोप से इन्होंने एक कुछ भी सर्कुलर या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको टाई किया हुआ है, बांध कर रख लिया हुआ है, और फिर उसको यहाँ पे बांध के ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। आप समझ रहे होगे, आप छोटे रहोगे किए होगे, या फिर अभी भी कर सकते हो आप, यहाँ पे कुछ बांध के धागे से अगर रोटेट करोगे तो सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट होगा, बट वो बाहर नहीं जा पाएगा। देखिए जैसे कि ये मैडम जी है यहाँ पर, इन्होंने रोटेशन करना चालू किया, रोटेशन तो हो रहा है बट सर्कुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे फॉल नहीं कर रहा या फिर बाहर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मैडम जी ने इसको यहाँ से यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है। क्या क्या हुआ है, बांध कर रखा हुआ है मैडम जी ने उसको यहाँ पर। एक मिनट में वापस दिखाता हूँ रफ करके आप लोगों को। देखिए यहाँ पे मैडम जी ने इसको यहाँ से होल्ड करके रखा है, तो ये नहीं बाहर तो नहीं जा पाएगा, सर्कुलर में ही गोल गोल घूमता रहेगा, जैसे अभी आपको मैंने बताया सर्कुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ से इस पे जो सेंटर से इस पे जो फोर्स लग रहा है डायरेक्ट, इसी को बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इसी को कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज देखिए यहाँ पर एक कोई सर्कुलर गार्डन है या फिर सर्कुलर रोड है, पार्क है, जैसे सपोज मान लो ड्राइविंग टेस्ट स्कूल है, वहां पर है, इसमें मैंने कार लिया, ठीक है, ये कार है हमारी, कार को मैंने क्या किया, बीच में से पकड़ के सेंटर में मैंने यहाँ पर कुछ खूंटा वगैरह या फिर कुछ भी गाड़ के वहां पे मैंने इसको बांध दिया, इतने इतने पे इससे बांध दिया। अब ये मूव करेगी आगे, मूव करेगी तो ये बाहर तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने इसको बांध के रखा है, और फिर ये ऐसे के ऐसे ही रोटेट करेगी। रोटेट ऐसे क्यों करेगी, क्योंकि मैंने यहाँ से बांध के रखा है, एक फोर्स लगा के रखा है। तो ये जो फोर्स है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको फिलहाल क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, थीम पार्क वगैरह में ये रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो एलिफेंट जैसा जो सीट है, इसको यहाँ पे एक को बांध के रखा होगा, टाई करके होल्ड करके रखा है, एक रॉड से, लोहे की रॉड बांध करके। अगर सर्कल रोटेट भी करता है, अगर घूमता भी है, तो ये इसमें से कोई भी एक बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक होल्ड करके रखा है सेंटर से। जो सेंटर से डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखा है, फिर जो फोर्स लगा रहा है उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि अच्छे से समझ में आ गया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और फिर सर्कुलर मोशन क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट लाइन है उसको उसको करते हैं क्या है, दस फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कल एंड इट्स डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को, अपना सेंटर इसमें मूव कर रहा है, सेंटर पे जो फोर्स लग रही है उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर क्या, सेंट्रीपिटल में सेंट्रल सिकिंग, that is object tied to go towards the center of the circle because of these force। जो हम एक मिनट थोड़ा रफ कर लेने दीजिए मुझे, फिर एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को मैं। ये मैं इरेज एवरीथिंग कर देता हूँ। तो जो जैसे कि देखिए अभी क्या मैंने पढ़ा, ये सिकिंग करके होल्ड करके रखता है, तो जब ये सब ये सेंट्रल है, सपोज यहीं पे बता देता हूँ मैं, ये रोप है, ये बाहर नहीं जा रहा, बाहर नहीं जा रहा क्योंकि इसको टाई करके रखा गया है ना, ये बाहर नहीं जाएगा। सपोज देखिए हमारा सर्कल है, सर्कल में मैंने यहाँ पे इसको टाई करके रखा है, ये बाहर तो जाएगा नहीं, बाहर क्यों नहीं जाएगा, मैंने इसको सब करके रखा, पकड़ के रखा है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो कुछ वैसा ही, इसको बाहर नहीं जा पाएगा, सर्कुलर में ही रोटेट करना पड़ेगा उसे। तो नेक्स्ट अभी हमारा है कैप्लर्स लॉ। मेरा इस चैप्टर का सबसे फेवरेट है कैप्लर्स लॉ।
जो केपलर थे एक वैज्ञानिक थे, जॉन्स केपलर, ये भी बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जब 16 कहाँ गया, जब 16 सेंचुरी में जब हमारे पास बहुत सारे डाटा अवेलेबल हो गए थे, तो उसको डाटा अवेलेबल हो गए थे प्लानिटरी पोजीशन के, जो बहुत सारे डाटा या फिर मोशन जो भी हमें पता, जो भी डाटा अवेलेबल हो गए थे, फिर जो जॉन्स केपलर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डाटा को स्टडी किया, जॉन केपलर ने क्या इस डाटा पे स्टडी किया, और इन्होंने क्या हमें बताया, इन्होंने क्या बताया या फिर इन्होंने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, जितने भी जो प्लैनेट होते हैं जो मोशन करते हैं, वो एक सर्टेन लॉ फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? सर्टेन लॉ फॉलो करते हैं। क्या ही नोटिस, क्या ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ प्लैनेट, दैट द मोशन ऑफ प्लैनेट follow certain law. He started थ्री लॉ। इन्होंने क्या, मैं पहले बता दिया, इन्होंने 3 लॉ बताया हमें। क्या बताया? 3 लॉ बताया जो प्लैनेट मूव करते हैं, उन्होंने तीनों लॉ दिया, जिसको अभी हम डन करेंगे इसी लेक्चर में। जो तीनों लॉ दिया उन्होंने, फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इन्हीं तीनों लॉ को बोलते हैं हम केपलर्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ। एक मिनट, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही है हमारे केपलर। इन्होंने बताया कि जितने भी प्लैनेट होते हैं मोशन करते हैं सर्टेन, जो मोशन करते हैं सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंग मोशन करते हैं। तो चलिए फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? केपलर्स फर्स्ट लॉ। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, क्या बोला? द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स। क्या है? इलिप्स। सॉरी, एक मिनट, स्लाइड इधर चला गया। उन्होंने क्या बोला? जो ऑर्बिट है, the orbit of planet is an ellipse. ellipse बोले तो ellipse का मतलब होता है अंडाकार, अंडाकार ellipse with the sun at one of the foci। एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूं इसका आपको। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो ऑर्बिटल है हमारा, जिसमें ऑर्बिटल है वो हमारा सर्कुलर, आप लोग लग रहा सर्कुलर नहीं, अंडाकार होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अंडाकार है, अंडाकार है। और उन्होंने क्या बताया, जो सन है, सन वन फोका। उन्होंने क्या बोला, जो प्लैनेट पूरा पूरा रोटेशन करते हैं, चाहे यहाँ पे आ जाए, चाहे यहाँ पे आ जाए, चाहे यहाँ पे आ जाए, कहीं भी आ जाए ऑर्बिटल में, एक साइड जो मतलब वन साइड ऑफ जो सन का वन साइड है उसको दिखता रहेगा हमेशा। इन्होंने क्या बताया केपलर के फर्स्ट लॉ में? क्या? सो द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इलिप्टिकल ऑर्बिट। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो सन है वो हमारा रिवॉल्यूशन करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट। ये सर्कुलर ऑर्बिट की तरह नहीं है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता, क्या होता है? इलिप्स शेप होता है। इलिप्टिकल बोले तो अंडाकार होता है, प्लैनेट में रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। ये हमारा सन है, जो दिख रहा है ये सन है। सन यहाँ पे मेंशन किया हमने, ब्लू येलो कलर से हमारा सन है। द पोजिशन ऑफ द सन इज इंडिकेट बाय द सन। अभी मैंने बताया जो पोजिशन है सन का इंडिकेट किया गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है अभी अपना केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ क्या है? देखिए यहाँ पे द लाइन, क्या है? सॉरी, एक मिनट, केपलर सेकेंड लॉ, सॉरी ये स्लाइड चेंज हो जा रहा है पर क्या केपलर सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जो केपलर था, उन्होंने बोला केपलर सेकेंड लॉ, उन्होंने कहा द लाइन, क्या? द लाइन joined the planet and sun equal area, क्या है? इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो चलिए मैं पढ़ने को तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। क्या है? सपोज देखिए यहाँ पे पोजीशन ए है हमारा, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सपोज जो हमारा प्लैनेट है, इसको ए से आने में, ए से बी तक आने में जितना टाइम लगा, क्या है? जितना टाइम लगा उतना ही टाइम लगेगा सी से डी पे आने के लिए। ये क्या था? हमारा केपलर का सेकेंड लॉ था। नहीं समझा आप लोग? एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए सपोज यहाँ पे हमारा ए है, प्लैनेट ए प्लैनेट ए पे है, फिर बी पे है, फिर यहाँ पे सी है, फिर डी है, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ए ई है और एफ है। सपोज जो अपना प्लैनेट है, ये जो अपना प्लैनेट है, अगर वो यहाँ से यहाँ आने पे 5 मिनट ले रहा है, कितना ले रहा है? 5 मिनट ले रहा है, तो ठीक उतना ही टाइम वो लेगा यहां से सी से डी पे आने पे, उतना ही टाइम लेगा, 5 मिनट। वैसे ही ई से एफ पे भी आने पे 5 मिनट ही लेगा। ये क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ केपलर का। क्या है? द लाइन जॉइंट द प्लैनेट एंड सन। तो किसकी बात कर रहा है? जो सन है हमारा, ये लाइन एंड प्लैनेट,
लाइन एंड द लाइन जॉइन द प्लैनेट एंड सन, इसकी बात हो रही है। तो चलिए थर्ड लॉ पे चलते हैं अभी। कैप्लर्स थर्ड लॉ, ये थोड़ा बड़ा लॉ है और ज्यादा 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 एग्जाम में इसी को लास्ट ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसमें क्या है देखिए, चलिए बताता हूँ मैं आप लोगों को। कैप्लर्स थर्ड लॉ क्या है? द स्क्वायर, क्या है? द, एक मिनट, बार बार स्लाइड ही चला जा रहा है। कैप्लर्स थर्ड लॉ, इसमें क्या है? द द स्क्वायर ऑफ अ पीरियड of revolving around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun। तो देखिए क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों के लिए। तो ये हमारा सन है और ये प्लैनेट है, यहाँ पे मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी छोड़िए, आप इसको कंसीडर कीजिए कि ये अर्थ है हमारा, क्या है? अर्थ है। तो इसमें इन्होंने थर्ड लॉ में क्या बोला? जो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, पीरियड को ही क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। पीरियड को ही क्या बोलते हैं? टाइम। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में भी दिया है टाइम। क्या बोला? स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। क्या है? ये जो हमारा सन है और ये जो अर्थ है, सपोज अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट हो, जो इसको रिवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है वो स्क्वायर होगा। क्या होगा? टाइम सपोज मैंने कंसीडर किया टी है, वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब। क्या होगा? डायरेक्टली, ये अपना साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। क्यूब तो पता ही आप लोगों को, मीन डिस्टेंस की बात बताइए। जो ये सन से लेके अर्थ या फिर कोई और जो भी प्लैनेट है, कंसीडर कर लो अर्थ ही है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं मीन डिस्टेंस। और इसको मैंने इंडिकेट किया सपोज आर से। तो ये क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ मीन डिस्टेंस। तो आर क्यूब, ये हो गया हमारा। एक बार हाँ, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को सब क्लियर करके। हाँ, तो क्या होता है? स्क्वायर। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि जो टाइम है, ये स्क्वायर, जो टाइम रिवॉल्विंग, जो टाइम है पूरा कंज्यूम कर रहा है यहां से यहां तक, जो इसको टाइम लग रहा है रिवॉल्यूशन के लिए प्लैनेट को, वो क्या होगा? टाइम। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मीन डिस्टेंस। मैंने आप लोगों को भी बताया कि ये मीन डिस्टेंस है, इसको मैंने आर लेट किया और टाइम जो है इसको मैंने टी लेट किया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मीन डिस्टेंस। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट। अभी अपने को डायरेक्ट ये जो अपने को प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है, इसको हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है कांस्टेंट से। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होगा? कॉन्स्टेंट, जिसको हम के से भी करते हैं इंडिकेट। तो क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये अपना थर्ड लॉ है, कैप्लर्स का थर्ड लॉ है। तो इन्होंने ये बताया कैप्लर्स के थर्ड लॉ में। यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आर क्या है? अपना एवरेज डिस्टेंस, ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है। और टी क्या है? जो टाइम इसको, जो इसने टाइम लिया पूरा प्लैनेट को रिवॉल्व करने को, जो पीरियड है वो लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? जो हमारे न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था? उन्होंने कहा क्या कि एवरी ऑब्जेक्ट, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डिफाइंड फोर्स। उन्होंने क्या कि उन्होंने कहा कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा? वो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे सर्टेन फोर्स से, एक सर्टेन फोर्स से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। उन्होंने क्या बोला? जिस फोर्स से जो दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, वो जो फोर्स है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, वो क्या है? सॉरी यहाँ पे नहीं आप बताते, वो क्या? फोर्स
force is directly proportional to the product of mass. Product of mass मतलब इसका product 1 का mass and product 2 का mass. सॉरी, ये ऑब्जेक्ट 1 का मास एंड ऑब्जेक्ट 2 के मास जो है उसका प्रोडक्ट है, क्या है, डायरेक्ट फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2. अब फिर क्या, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. उन्होंने क्या बोला कि जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो अपना ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के. तो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्या है, इसका उसका स्क्वायर. ठीक है, अब दोनों को साथ में करने के लिए क्या करेंगे, force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का. ठीक है, अब जहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू जी. जी क्या है, अपना कांस्टेंट है, जी m1 एंड m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर. ये हमारा है ये फोर्स ऑफ, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है. अभी कहीं भी ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. इसको यूज करेंगे. ठीक है, और जो हमारा ये G है ये होता है कॉन्स्टेंस. ये क्या होता है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंस होता है. कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. और इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2. क्या है, यूनिवर्सल. इसको जो जी है इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दिया 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 स्क्वायर. ये होगा, ये फॉर्मूला हमारा है. कहीं भी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे. इस फोर्स को अप्लाई करके हम नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके लिए. तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल है आपके, सॉरी स्लाइड चेंज हो गया था. ये बुक का ही है आप लोगों के एग्जाम्पल. इसमें क्या दिया देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? तो क्या हमें बोला है, हमें बोला है जो विराट, जो हमारा महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें सब जानते हैं माही के नाम से, ये हो गए और विराट हो गए. यह दोनों क्या है, बैठे हुए हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है. और क्या बोला है, देयर इज मासेस आर 75 kg एंड 80 kg आर रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली बोला है मतलब पहले महेंद्र सिंह का वेट कितना है 75 kg, तो इनका मास कितना है, मास इसको m1 कंसीडर कर सकते हैं. मास इनका है 75 kg एंड मास m2, जो विराट का मास दिया m2 कितना है 80 kg. ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर दिया है. क्या बोला हमें, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, इनके बीच का हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है. इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा उसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा F इज इक्वल टू cm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. तो इसी को सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन में. हमें गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में दिया है हमें m1 दिया है जो कितना है 75 kg. ओके, फिर m2 दिया है, m2 क्या है 80 kg. ओके, ये दिया है. फिर हमें यहाँ पे वैल्यू दिया है जी. जी की वैल्यू सबको पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर, जिसकी वैल्यू दिया है हमें
न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ये हो गया जी की वैल्यू दिया है, ठीक हो गया। फिर हमें क्या बोला है, एफ निकालने के लिए, जो एफ जो हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच में, जो इनका जो हमारे विराट है और जो हमारे कोहली है, सॉरी जो हमारे विराट और जो धोनी इनके बीच में जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है निकालने के लिए बोला एफ। तो ठीक है, फॉर्मूले में सारे के सारे जो है पुट करते, फॉर्मूला हमारा है एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे g की वैल्यू हो जाएगा हमारा 6.673 इंटू 10⁻⁻11, मास 1 हो जाएगा 75 इंटू, और ये मास 2 हो जाएगा 80 की, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दिया है हमें 1 मीटर, इसका हाँ मीटर ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे यूनिट मीटर में ही दिया है, तो कोई बात नहीं मीटर में ही लेंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, हम एक तरफ करेंगे पहले, जितने भी मल्टीप्लाई होंगे 6.673 इंटू 75 इंटू 80 और इंटू 10⁻⁻11, और 1 का तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा f इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 4002 इंटू 10⁻⁻11, सॉरी यहाँ पे 11 है, -11 11 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ये -11 है, इसको मैंने यहाँ पे सपोज डॉट है, इसको मैं शिफ्ट किया 1 2 3, क्या किया मैंने 3 शिफ्ट किया, 4.022 इंटू 10⁻⁻11, और मैंने 3 शिफ्ट किया उधर, तो क्या हो जाएगा, तब लगाएंगे +3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4.002 इंटू 10⁻⁻7, क्या हो जाएगा -7 न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर इनके जो विराट और जो सॉरी जो धोनी और विराट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना लग रहा है, 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन के लग रहे हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को समझ में आएगा, उसके लिए लाइक कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में उसे सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल के लिए अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए, जय हिंद।